हेलो स्टूडेंट्स, तो हम डिस्कस कर रहे हैं एंटी एंजाइनल ड्रग। तो अभी तक हम एंटी एंजाइनल ड्रग का क्लासिफिकेशन कंप्लीट कर चुके हैं। हमने ये देखा कि जितनी भी क्लास की मेडिसिन आपकी एंजाइना के ट्रीटमेंट में यूज होती हैं उनका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, नाइट्रेट्स को हमने बिल्कुल डिटेल में स्टडी किया था। हमने देखा था नाइट्रेट्स का रोल साइनाइड पॉइजनिंग में क्या है। और आज एक लास्ट टॉपिक हमारा रह रहा है, वो है कोरोनरी स्टील फिनोमिना। ओके, ये फिनोमिना एक ऐसी आपकी एंटी एंजाइनल ड्रग के साथ एसोसिएटेड है। उस ड्रग का नाम क्या है? डाइपाइरिडामोल। ओके, डाइपाइरिडामोल सबको पता है, वैसोडाइलेटर है। ठीक है, मैकेनिज्म पूरा मैं समझा चुकी हूँ। अब हमें ये देखना है कि डाइपाइरिडामोल लेने के बाद ये जो कोरोनरी स्टील फिनोमिना होता है ये एग्जैक्टली है क्या। ठीक है, क्या इसका कुछ एडवांटेज है या डिसएडवांटेज है, इसे हम समझने की कोशिश करेंगे। तो कोरोनरी स्टील फिनोमिना बेसिकली कौन सी ड्रग के साथ रिलेटेड है? डाइपाइरिडामोल, एंटी एंजाइनल ड्रग, मेनली वैसोडाइलेटर्स के साथ होता है। इवन एडिनोसिन के साथ भी ये आपका इफेक्ट आता है। ठीक है, तो देखो क्या होता है, हमें क्या पता है कि हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई कौन करता है? कोरोनरी आर्टरी करता है। ठीक है, डिफरेंट पार्ट में कोरोनरी आर्टरीज की ब्रांच निकली हुई हैं और यही ब्रांचेस क्या कर रही हैं? आपका ब्लड सप्लाई कर रही हैं। ठीक है, सपोज किसी एक ब्रांच में आपका ऑब्स्ट्रक्शन होता है। मैंने बताया था एंजाइना क्यों होता है, स्टेबल अनस्टेबल हम सारा पढ़ चुके हैं, पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, तो यहाँ पे हम डिटेल में नहीं जाएंगे। तो मैं वाया डायग्राम आपको समझाने की कोशिश करूंगी कि व्हाट इज कोरोनरी स्टील फिनोमेना एंड ये यूजफुल है या फिर एक डिसएडवांटेज है, ये भी आप समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सपोज ये हमारी क्या है? कोरोनरी आर्टरी है, ये इसकी ब्रांच है। ठीक है, इस तरीके से हमारी कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच निकली होती है और जो दो ब्रांच को कनेक्ट करने का भी सिस्टम अवेलेबल होता है। ठीक है, इनको बोलते हैं कोलेटरल ब्लड वेसल्स, जो दोनों ब्रांच को देखो आपस में कनेक्ट कर रही है। इस ब्रांच और इस ब्रांच के बीच का कनेक्शन है ये इस तरीके से। चलिए, अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल आर्टरी बना रही हूँ, कहीं पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं है। ठीक है, ये कोरोनरी आर्टरी है हमारी, कोरोनरी आर्टरी, ये इसकी ब्रांचेस निकली हुई हैं। ठीक है, बीच में ये जो आपको वेसल दिख रही है जो दोनों ब्रांच को कनेक्ट कर रही है, दीज वेसल्स आर नोन एज कोलेटरल ब्लड वेसल्स। ओके, कोलेटरल ब्लड वेसल्स। नाउ ये जो सपोज ये दो आर्टरी, ये तो नॉर्मल सिचुएशन है। ठीक है, नॉर्मल सिचुएशन यानी कि ये आर्टरी के थ्रू जो भी ब्लड आएगा इन ब्रांचेस के थ्रू, जिस भी पार्ट में सप्लाई होगा वहां पे आपका क्या रहेगा? प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई रहेगी। तो यानी कि नॉर्मल और हेल्दी टिश्यू रहेगा। ठीक है, यानी कि जो मायोकार्डियम है, आपका हार्ट की मसल्स है, वो बिल्कुल प्रॉपर वर्क करेंगी इस सिचुएशन में जब कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। अब आ जाइए केस ऑब्स्ट्रक्शन की बात करते हैं। सपोज कोरोनरी आर्टरी की इस ब्रांच में इस तरीके से प्लैक फॉर्मेशन हो चुका है। ठीक है, प्लैक और थ्रोम्बस कोई सा भी हो सकता है, दोनों ही ऑब्स्ट्रक्शन करते हैं, आपको पता है, मैंने डिटेल में आपको बताया हुआ है दोनों का क्या है प्रोसेस। तो सपोज ये हमारा क्या है? प्लैक है और थ्रोम्बस है। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, डिपेंड करेगा कि एंजाइना किस टाइप का है। ठीक, तो होगा क्या? देखो इसकी वजह से क्या होता है नेचुरली, ये पहले समझ लो। ये प्लैक बनने की वजह से क्या हो रहा है? यहाँ से ब्लड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे तो आसानी से जा रहा है। ठीक है, जितना रिक्वायर्ड ब्लड है, सपोज ये मैं एरिया दिखा रही हूँ। ठीक है, इस एरिया में ब्लड सप्लाई होनी है। ठीक, तो यहाँ पे जो ब्लड सप्लाई होगी वो बहुत नॉर्मल होगी। ठीक है, ये आपका अच्छी खासी सप्लाई हो रही है क्योंकि यहाँ कोई आर्टरी की इस ब्रांच में कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था। ठीक है, अब बात करते हैं इस एरिया की, जिस एरिया को ये वाली ब्रांच सप्लाई करने वाली है। ठीक है, होगा क्या? देखो इस प्लैक के बनने की वजह से जो यहाँ से आपका फ्लो होगा, यानी कि जो ब्लड आएगा वो कम होगा ना इसके कंपैरिजन में। यहाँ जो हो रहा है, क्योंकि यहाँ कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं था तो आराम से ब्लड का फ्लो हो रहा है, लेकिन यहाँ से जो ब्लड आगे की ओर मूव करेगा इट विल बी लेस देन इसके। ठीक है, इस आर्टरी से जो कर रहा है, इस ब्रांच से, इस आर्टरियोल से जो कर रहा है उससे कम होगा। तो होता क्या है? देखो इसे मैनेज करने के लिए हमारी बॉडी क्या करती है? इसे मैनेज करने के लिए, इस जो हमारी कंडीशन हो गई है राइज, इसे करने के लिए क्या करती है हमारी आर्टरी?
जो ये आर्टरियोल्स आपको दिख रहे हैं ना, जो फाइनली हमारे एरिया में सप्लाई हो रहे हैं, इनका डायलेशन हो जाता है लाइक दिस। देखो यहाँ पे देखो कितना आपका ये आर्टरियोल्स कितने नैरो थे। नैरो थे क्यों थे? क्योंकि प्रॉपर सप्लाई हो रही है, जरूरत नहीं थी कुछ चेंज होने की। बट क्योंकि प्लाक बना था तो इस एरिया में ब्लड की सप्लाई कम थी, तो बॉडी ने क्या किया, आपका जो आर्टरियोल्स थे, जो ब्रांच थी, उन्हें क्या कर दिया, आपका डायलेट कर दिया। ठीक है, तो अब क्या होगा, कंपैरेटिवली जो आपका ब्लड है वो यहां से क्या होगा, आपका ज्यादा सप्लाई होगा। ठीक है, थोड़ा सा प्लैक से आपको जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी, जो इस्चेमिक जो प्रॉब्लम थी, उससे आपको थोड़ी सी छुटकारा मिल जाएगा। तो ये आपका कौन सा है, इस्चेमिक एरिया। बट फिर भी अभी भी ये जो ब्लड सप्लाई हुई है ड्यू टू दिस डायलेशन, ये ऑटोमेटिक डायलेशन होता है, तो इसे आप बोलोगे डायलेटेड आर्टरियोल्स। ओके, ये क्यों हुए, हमारी बॉडी का ही आपका डिफेंस मैकेनिज्म था, क्योंकि ऊपर से सप्लाई कम हो रही थी तो आर्टरियोल्स शायद डायलेट हो जाएंगे, तो सप्लाई थोड़ा बहुत यहाँ से कम जाएगा ना, तो यहाँ से सप्लाई, चलो जितना भी ब्लड आ रहा है तो वो फटाफट से इस्चेमिक जोन में पहुंचेगा, और आपका जो यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल कम है उसे थोड़ा सा इंप्रूव किया जा सकता है। ठीक है, ये समझ में आया, ये नॉर्मली होता है जब भी प्लाक या थ्रोम्बस बनता है। ठीक है, अब देखो कि डाइपाइरिडामोल करता क्या है। ठीक है, इसे समझेंगे कि डाइपाइरिडामोल क्या करता है। देखो अभी क्या हो रहा था, ये तो समझ में आ गया। ठीक है, अब डाइपाइरिडामोल क्या करेगा, देखो ये जो आपको आर्टरी दिख रही है ना, यानी कि आर्टरियोल्स, आर्टरी की वो ब्रांच, यानी कि ये आर्टरियोल्स जो कि नॉर्मल एरिया में सप्लाई हो रहा है, यानी कि ऐसे एरिया में जहां पे पहले से ही ऑक्सीजन इनफ अमाउंट में जा रही है, ये डाइपाइरिडामोल क्या करता है, देखो डाइपाइरिडामोल जो कि वैसोडाइलेटर है, ये क्या करता है, इन आर्टरियोल्स को भी क्या कर देता है, आपका वैसोडाइलेट कर देता है। तो अब देखो क्या होगा, ये आर्टरियोल्स भी क्या हो गए, वैसोडाइलेट हो गए। अब मुझे ये बताइए, क्या इसकी जरूरत थी, क्या इसकी जरूरत थी? अभी हमारी बॉडी ने जो एडाप्टेशन किया था या होम्योस्टैसिस मेंटेन करने की कोशिश की थी, इसको डायलेट क्यों किया था? क्योंकि यहाँ पे जरूरत थी, क्योंकि प्लाक बना था इस आर्टरी में ऑलरेडी, और हमें ये ब्लड सप्लाई को इम्प्रूव करने का हमारे पास तरीका ही ये था कि इसका डायलेशन हो। अब जो डाइपाइरिडामोल क्योंकि वैसोडाइलेटर है, इसने क्या किया, नॉन सिलेक्टिवली काम किया। इसने, ये तो ऑलरेडी डायलेटेड थी, फुल्ली डायलेटेड थी, इसने क्या किया, उस आर्टरियोल को भी डायलेट कर दिया जो कि नॉर्मल एरिया में जहां पे रिक्वायरमेंट नहीं थी वहां पे ब्लड सप्लाई करता है। ठीक हो गया। अब आप खुद सोचिए, कोरोनरी आर्टरी जो ब्लड लेके आ रही है वो एक लिमिटेड अमाउंट ऑफ ब्लड है। ठीक है, वही ब्लड दोनों साइड बढ़ रहा है। ठीक है, दोनों साइड डिवाइड हो रहा है। अब हुआ क्या, हमने यहाँ पे डायलेशन करवा के हमने ये ट्राई किया था कि थोड़ा ज्यादा अमाउंट ऑफ ब्लड इस साइड आ जाए ताकि आपका ये सप्लाई थोड़ा सा इंप्रूव हो जाए। लेकिन यहाँ पे भी डायलेशन करा के हमने क्या कर दिया, इस एरिया की सप्लाई को बढ़ा दिया। डाइपाइरिडामोल ने इस एरिया की सप्लाई को बढ़ा दिया जिसकी सप्लाई बढ़ाने की जरूरत ही नहीं थी। तो इसकी वजह से क्या होगा, जो ब्लड इस एरिया को, इस्चेमिक एरिया को जो ब्लड मिल रहा था वो क्या हो गया, आपका उसका लेवल कम हो गया। तो ये क्या है, इस फिनोमिना को क्या बोलते हैं, कोरोनरी स्टील फिनोमिना। स्टील मतलब चुराना। ठीक है, तो इसने डाइपाइरिडामोल ने क्या किया, इस्चेमिक जोन को जो ब्लड मिलना चाहिए था, जो कि नेसेसिटी थी, उसको चुरा के नॉर्मल जो एरिया है, यानी कि जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, नॉन इस्चेमिक एरिया है जहां पे ऑक्सीजन पहले से ही इनफ अमाउंट में है, वो ब्लड कहाँ डाइवर्ट कर दिया, आपका नॉर्मल एरिया में। सो ये क्या हुआ, ये स्टीलिंग ही तो है, जिसको जरूरत थी वहां से चुरा के आपने दूसरे साइड डाइवर्ट कर दिया। तो इसको बोलते हैं कोरोनरी स्टील फिनोमिना, क्योंकि ये कोरोनरी आर्टरी में हो रहा है, स्टील चुराया जा रहा है। इस्चेमिक जोन में जो ब्लड जाना चाहिए था वो डाइवर्ट हो गया नॉन इस्चेमिक जोन में ड्यू टू डाइपाइरिडामोल और एडिनोसिन। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम क्या करेगा, इसकी वजह से क्या होगा, आपका एंजाइना की सिचुएशन और भी ज्यादा वर्स्ट हो सकती है। तो ये डाइपाइरिडामोल का एक एडवर्स इफेक्ट है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, ये पूछा जाता है बहुत बार, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में आ जाता है कि कोरोनरी स्टील फिनोमिना इज एसोसिएटेड विद विच टाइप ऑफ ड्रग और विच ड्रग। तो क्या, कौन सी ड्रग है, विच टाइप,
वेजोडाइलेटर कौन सी ड्रग है स्पेसिफिकली? डाइपैराडामोल, एडिनोसिन। मैक्सिमम आपको ऑप्शन में डाइपैराडामोल ही मिलेगा वेजोडाइलेटर। ओके, अब बात आती है इसी फिनोमिना को आप देखोगे, ये फिनोमिना नाइट्रेट्स के साथ नहीं होता। क्यों नहीं होता? देखो नाइट्रेट्स के साथ, नाइट्रेट्स बहुत अच्छा क्या करते हैं, आपका बहुत क्लेवरली वर्क करते हैं। कैसे करते हैं ये हम देखेंगे। तो पहले सिचुएशन क्या थी, डाइपैराडामोल ने क्या किया, ये तो समझ में आया ना। चलिए अब हम देखेंगे कि नाइट्रेट क्या कर रहे हैं। ओके, ये थी नॉर्मल सिचुएशन। यहाँ पे जो आर्टरियोल्स थे क्या थे आपके, कॉन्स्ट्रिक्टेड ही थे, नॉर्मली यही हो रहा था ना। अब देखो नाइट्रेट क्या करते हैं, नाइट्रेट्स जो लेते हैं ना उनसे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो डिसएडवांटेज है डाइपैराडामोल का, नाइट्रेट्स क्या करते हैं आपके इन कोलेटरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। क्या करते हैं, कोलेटरल ब्लड वेसल्स को डायलेट करते हैं। तो ये वेसल्स अगर डायलेट हो गई, चलो इन्हें डायलेट करते हैं, यहीं पे कर देती हूं मैं, ठीक है, अलग से करने की जरूरत नहीं है। ये देखो हो गई कोलेटरल ब्लड वेसल्स डायलेट। पहले जो कोलेटरल वेसल्स थी उनके थ्रू आपका ब्लड क्रॉस नहीं कर सकता था क्योंकि वो बहुत ज्यादा कॉन्स्ट्रिक्टेड थी, और अगर होता भी तो बहुत मिनिमम अमाउंट ऑफ ब्लड आपका ट्रांसफर हो सकता था। लेकिन अब क्योंकि जो हमारी कोलेटरल ब्लड वेसल्स हैं नाइट्रेट्स लेने की वजह से इनमें डायलेशन हुआ है, तो अब क्या होता है देखो, जो ये वाला ब्लड है ना, जो नॉर्मल जो आपका नॉन इस्चेमिक एरिया में जो ब्लड की सप्लाई हो रही है, जो आर्टरियोल्स जिस कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच में बिल्कुल भी ब्लॉकेज नहीं थी, क्या होता है ब्लड वहां से कहां जाने लगता है, उस आर्टरी में आ जाएगा जहां पे ब्लॉकेज हुई है। समझ में आ रहा है? ऊपर ब्लॉकेज थी ना, ये ब्लॉकेज की वजह से ही तो प्रॉब्लम है, ब्लड तभी तो नहीं मिल रहा था। अब यहाँ पे क्या हुआ, ड्यू टू डायलेशन ऑफ दीज कोलेटरल ब्लड वेसल्स, ये एक मैंने दिखाई है, ऐसी बहुत सारी ब्लड वेसल्स होंगी, तो जो ब्लड आपका जा रहा है नॉन इस्चेमिक एरिया में वो कहाँ डाइवर्ट हो जाएगा, आपका इस्चेमिक एरिया में। बिकॉज ये जो सप्लाई होती है ना ब्लड की, ये मोर देन इनफ होती है। अगर थोड़ा अमाउंट ऑफ ब्लड आप डाइवर्ट कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहां से डाइवर्ट नहीं होना चाहिए जो डाइपैराडामोल कर रहा था, लेकिन यहां से अगर डाइवर्ट होता है तो दिक्कत नहीं आएगी। तो यहां से जो नॉर्मल आपकी जो अनब्लॉक्ड आपकी जो कोरोनरी आर्टरी की ब्रांच थी, वहां से ब्लड कहाँ चला जाएगा, आपका जो आपकी ब्लॉक्ड जहां प्लैक बना है उस कोरोनरी आर्टरी में चला जाएगा, और इस तरीके से जो आपका ब्लड की सप्लाई है वो आपकी यहाँ पे क्या हो जाएगी, इंप्रूव हो जाएगी। हुई ना, इंप्रूवमेंट हुआ, क्योंकि यहां से ब्लड यहाँ डाइवर्ट हो गया था। तो इसकी वजह से बताइए, इसकी वजह से क्या कोरोनरी स्टील फिनोमिना हुआ, स्टीलिंग जरूर है, इसको भी वैस्कुलर स्टील आप बोल सकते हो, क्योंकि ब्लड हमने डाइवर्ट किया है नॉन इस्चेमिक जोन से इस्चेमिक जोन में, बट ये क्या है आपका बेनिफिशियल इफेक्ट है। तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो कोरोनरी स्टील फिनोमिना है वो डाइपैराडामोल के साथ एसोसिएटेड है, नाइट्रेट ये फिनोमिना फॉलो नहीं करता है, बिकॉज ये क्या करता है आपका नॉन इस्चेमिक जोन से इस्चेमिक जोन में आपका क्या करता है, ब्लड सप्लाई को या ब्लड को डाइवर्ट करता है, सो दैट जो इस्चेमिक एरिया है यानी कि जहां पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है क्योंकि ब्लड सप्लाई कम है, वहां पे ब्लड सप्लाई इंप्रूव हो सके, और जो एंजाइना का पेन हो रहा है, जो चेस्ट पेन हो रहा है, स्ट्रैंगलिंग ऑफ जो चेस्ट हो रही है, उससे आपको क्या मिल जाए, छुटकारा मिल जाए। ओके, तो ये था आपका कोरोनरी स्टील फिनोमिना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन अभी भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए, मैं ट्राई करूंगी आपके क्वेश्चंस को आंसर करने की। थैंक यू सो मच।